बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि इन आवर लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड बॉक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन विद यू the chapter number 9, quality education, a key to success, and in this video I am going to discuss the exercise of this chapter। जी तो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो बेटे, अगर यहाँ पर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन ऑलरेडी वी हैव डन। जी तो बेटे, कॉम्प्रीहेंशन के बाद यहाँ पर हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन है। सो वन बाय वन इन्हें करते हैं। पहला है जी, हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? By focusing on economic growth, reducing poverty and gender equality, by focusing solely on theoretical knowledge, by neglecting environmental protection, by limiting education to primary school, जैसे कि फर्स्ट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, by focusing economic growth, reducing poverty and gender equality। सेकंड पे कहते हैं कि which of the following is not mentioned as a benefit of quality education in the text? तो कौन से बेनिफिट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया? फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इस टेक्स्ट में। थर्ड पे बात करते हैं कि which subject are highlighted as important for developing critical thinking and problem solving abilities? कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको हाईलाइट किया गया है, लाइक STEM को हाईलाइट किया गया है, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दी नेक्स्ट है हमारा फॉर व्हाट एसेंशियल स्किल्स डज एजुकेशन प्रोवाइड दैट ले द फाउंडेशन ऑफ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट? फर्स्ट पे फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, सेकंड पे लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी, थर्ड पे आर्टिस्टिक म्यूजिकल टैलेंट, फोर्थ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड ट्रेड्स। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ है लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। जी तो बेटे, आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट? एजुकेशन किस तरह से मदद करती है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को समझने में? बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो तलीम है उन्हें समझने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी इनको समझने में। आगे बेटे बात करते हैं व्हाट बॉर्डर इम्पैक्ट डज एजुकेशन हैव ऑन सोसाइटी? स्ट्रेंथन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का आपस में जुड़ा मजबूत होना जो है वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा हमारी एजुकेशन पे, हमारी सोसाइटी पे। आगे what skill does emphasis STEM education aim to develop in student? technical skills for innovation, नई इजादात के लिए उनके ऊपर टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेटे 8 पे बात करते हैं कि what role do higher education institutions play in research and development? they provide resources and environment for research, कि जब environment होगा, रिसर्च के करेंगे, मुख्तलिफ उनको रिसोर्सेज मुहैया किए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी एजुकेशन में इजाफा होगा और बच्चों की तालीम में, तो बच्चों की तालीम में, बच्चों की इल्म में दिन ब दिन इजाफा होगा। बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू हो जाएंगे जब वो जो वो पढ़ते हैं जब वो प्रैक्टिकल करके उनका देखेंगे। जी तो बेटे, यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज थे और आगे जो है वो बेटे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पिक्चर आ रही है। लुकिंग एट द गिवन इमेज एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। यहाँ पर कहते हैं कि आप इस इमेज को देखें और एक पैराग्राफ को जो है ना क्रिएट कर लें यहाँ पर। जी तो बच्चों, अब यहाँ पर जो है वो हमारा पैराग्राफ है जो कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसी के ही रिलेटेड ये पैराग्राफ है। एक तो पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है और आपने अपने पास पैराग्राफ करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो करके दिखाना है ताकि मैं देख सकूं कि आपने खुद से जो पैराग्राफ किया है वो इस पिक्चर से कितना रिलेट कर रहा है। सो जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं। कहते हैं द इमेज शोज अ पीसफुल कंट्रीसाइड सीन वेयर अ वुमन एंड अ यंग गर्ल आर सिटिंग अंडर अ ट्री। The woman is pointing towards the horizon, possibly showing something interesting to the child. The girl wearing a hat is attentively looking in the same direction while holding a basket full of fruits. The surroundings are lush and green with rolling hills in the background and a few flowers in the foreground. The image reflects a moment of relaxation and bonding between the two, highlighting the beauty of nature and the joy of simple moment of life. अब यहाँ पर हमारा ये इस पिक्चर को करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो उस पे कहते हैं ऑप्शन डी, रीड द फॉलोइंग न्यूज बुलेटिन एंड एनालाइज इट क्रिटिकली। न्यूज बुलेटिन अर्थक्वेक डिवास्टेट पाकिस्तान है, लोकेशन 2005 है। ये बेटे ये तब की बात कर रहे हैं 2005 में काफी ज्यादा जो है ना अर्थक्वेक आया था और इतना जो है वो खतरनाक अर्थक्वेक आया था कि बहुत सारे लोगों की जो जिंदगियां वो ले गया था। काफी ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे रहे और काफी ज्यादा जो है ना नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर आप इसको एनालाइज कर लें, तो ये ज्यादा इतना आपके लिए जरूरी नहीं है
आप इसको करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी, इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि रीड पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 10, केयरफुली हाईलाइट द इम्पैक्टफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पर कहते हैं कि 1, 2, 3 और 10 पैराग्राफ को आप पढ़े और इसमें जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर ले। तो ये आपके लिए मैंने इनको सॉर्ट आउट किया हुआ है, तो जरा आइए बेटे जरा इनको चल के देख लेते हैं। जी तो बेटे अब यहाँ पर इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं आपके 1, 2, 3 एंड 10 पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 1 में जो हमारे इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं, हेयर आर quality education, sustainable development, holistic approach, knowledge, skills, values and attitude, rapidly changing world, economic growth, reduce poverty, promote gender equality, protect the environment, unlock the potential, prosperous and sustainable future. Paragraph number 2 में economic growth, skills and knowledge necessary for the workforce, critical thinking and problem solving abilities, high demand, reduce unemployment and underemployment, increase economic prosperity, drive innovation and productivity, overall economic development. Paragraph number 3 में बेटे powerful tool for empowerment, realize their full potential, actively participate, literacy, numeracy and digital literacy, lifelong learning, socio-economic advancement, community development initiatives, advocate for social justice, sustainable development practice, advancing gender equality, economic independence. जी बेटे पैराग्राफ नंबर 10 में जो है वो हमारे पास कुछ ये वर्ड्स हैं, fuels innovation and creativity, driving technical advancement, fostering entrepreneurship, economic opportunities, lift individuals and communities out of poverty, improve our health outcome, promoting awareness of hygiene, nutrition and disease prevention, informed decisions, improved well-being, reduced healthcare costs, strengthen कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज। जी तो बेटे अब यहाँ पर हमने अपने ऑप्शन डी को हल कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू इन्फर द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। अब बेटे आपको अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होता है कि हमारे लफ्ज से मिलता जुलते जो है ना वो मानी होते हैं, जिनके हमने उन वर्ड्स के मानी बताने होते हैं, फिर उन्हीं मानी की हमने सेंटेंस बनाने होते हैं। बेटा ये भी जो है ना वो आपकी अपनी मर्जी है, ये करे ना करे ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपके लिए जरूरी हो सकता है कि यूज एनी 10 वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, के 10 वर्ड्स को आपने अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करना है। तो बेटे वो हम देख लेते हैं जरा। So here are using 10 words in sentences. Here are 10 impactful words from the highlighted list and their usage in sentences. So first one is sustainable development. Sustainable development ensures that natural resources are preserved for future generations. Number 2, economic growth. A country's economic growth depends on education, innovation and technological advancement. Number 3, critical thinking. Teachers encourage students to use critical thinking to solve complex problems. Number 4, innovations. Innovation in science and technology has transformed the way we live. Entrepreneurship. Entrepreneurship allows individuals to create job opportunities for themselves and others. Prosperity. Nations that invest in education experience long-term prosperity. Number 7, unemployment. Improving vocational training programs can help reduce employment rates. Number 8, awareness. Health awareness campaigns educate people about the importance of hygiene and disease prevention. Number 9, well-being. A balanced diet and regular exercise are essential for physical and mental well-being. Number 10, empowerment. Education plays a crucial role in the empowerment of women in society. तो बेटा यहाँ पर हमारे जो है वो 10 जो है वो हमारे सेंटेंसेस है जो कि हमारे चैप्टर में बोले गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक को देख लेते हैं कि हमारा बेटे अगला टॉपिक जो है वो किसके रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैसेज। जो बेटे यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया हुआ है और कुछ उन्होंने वर्ड्स जो है वो हमारे सामने हाईलाइट किए हुए हैं, लाइक बस्लिंग, लाइक एरोमेटिक, लाइक वाइब्रेंट, लाइक एनर्जी, रेजिलियंस, सीरीन, हसल। तो बेटे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और उन्होंने कहा है कि राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अबव हाइलाइटेड वर्ड्स, कि जो हाईलाइट वर्ड किए गए हैं इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखिए। देन कंसल्ट द डिक्शनरी थेसारस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स। फिर कहते हैं कि किसी भी डिक्शनरी से या किसी भी थेसारस का मतलब होता है कोई डिक्शनरी टाइप की चीज होती है, या जो है ना जहां पर हम अपने वर्ड्स को तलाश करके उन्हीं ही के जो है ना वो रिलेटेड मीनिंग्स को निकाल दें, कहते हैं वो इस्तेमाल करें और इन्हीं ही ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इन्हीं के ही जो मीनिंग्स हमारे सामने जो है ना वो रखें, उनके मीनिंग जो है वो निकालें। सो जी देख लेते हैं बेटे अब इन जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनके मीनिंग्स देख लेते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स देख लेते हैं और साथ ही जो है वो इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
जी तो स्टूडेंट्स, here are the contextual meanings and synonyms of the highlighted words. The first one is bustling. Contextual meaning: full of activity, noise and energy. Number two, synonyms: lively, busy, crowded, energetic. Number two, aromatic. Contextual meaning: having a strong and pleasant smell. Synonyms: fragrant, scented, perfume, odors. Number three, vibrant. Contextual meaning of vibrant is full of bright colors, life and energy. Synonyms: lively, colorful, vivid, dynamic. जी तो बेटे नंबर फोर, resilience. Contextual meaning: the ability to recover quickly from difficulties or challenges. Synonyms: toughness, strength, endurance, adaptability. Okay. Number five is serene. Contextual meaning: calm, peaceful, and untroubled. Synonyms of the serene are tranquil, composed, relaxed, pleased. So, number six, hustle. Contextual meaning: busy and energetic activity, often in a fast-paced environment. Synonyms of the hustle are bustle, commotion, rush, flurry, activity. जी तो बेटे यहाँ पर जो हमारे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो कि उन्होंने हाईलाइट किए हुए थे, उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और साथ ही जो उनके सिनोनिम्स हैं जो कि आपके सामने मैंने अभी बोले हैं और आपके सामने स्लाइड भी शो हो रही है, ताकि आप जो है वो आपको याद करने में, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक आप ये कह लें कि अगर आप ये देखेंगे इनको याद करेंगे तो एक तो आपकी एक्टिविटी होगी बेटे, दूसरे आपके पास एक वर्ड के कोई जो है वो 5-6 सिनोनिम्स हो जाएंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स बेटा अब यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर जो बी है उसमें वो क्या बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। कहते हैं कि ये जो पैसेज है उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका ये जो नीचे खाली जगह दी हुई है इनको फिल करें। यूज द कॉन्टेक्चुअल क्लूज टू हेल्प यू चूज द करेक्ट वर्ड। फिर कहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज की हेल्प लेकर आप जो है करेक्ट वर्ड को इस्तेमाल करें, चूज करें। सबसे पहले है जी, मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर इनको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए और आप विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व कर सकें। द फर्स्ट वन इज द डैश सिटी ऑफ लाहौर इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड लाइवली स्ट्रीट, द बस्लिंग सिटी। The chef prepared an aromatic dish that filled the kitchen with a delightful smell. The market was full of vibrant colors with stalls selling everything from clothes to jewelry. Despite the challenge, the people of the village showed great resilience and continued to work hard. Number 5. After a long day, he found a serene spot by the lake to relax. Number 6. The students showed a lot of energy during the sports day, participating in all events with enthusiasm. तो बेटा यहाँ पर जो है वो अगर हम बस्लिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बिजी शहर होता है, मसरूफ तरीन शहर। एरोमेटिक का मतलब होता है बहुत ही लजीज किस्म की जो खुशबुएं आती हैं जो कि आप मुंह में पानी ले उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। वाइब्रेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के। रिजिलियंस का मतलब होता है बहुत ही खुशगवार, ठीक है, बहुत ही जो है सब बर्दाश्त करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम रिजिलियंस कहते हैं। सीरीन का मतलब होता है खूबसूरत, एक स्पोर्ट कह लें, आप ये कह लें कि पिकनिक के लिए अगर हमने कोई स्पोर्ट चुना तो हम कहेंगे देयर इज अ सीरीन स्पॉट, देयर आर मेनी सीरीन स्पॉट्स इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन फैसलाबाद एंड इन एनी अदर सिटी। और एनर्जी का मतलब तो आपको पहले ही पता है जी। तो बेटे अब नेक्स्ट हम 119 पेज पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास ग्रामर है। तो ग्रामर की बेटे अगर बात करें तो सबसे पहले फ्रेज है। अब फ्रेज को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि फ्रेज क्या होती है। बेटे फ्रेज एक ऐसा जो है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि आपको मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, जो कि आपको मुकम्मल पता नहीं देता कि बेसिकली फ्रेज में चल क्या रहा है, सेंटेंस में चल क्या रहा है। जैसा कि मैं कहती हूँ ऑन द टेबल, अब मैंने कहा ऑन द टेबल, अब आपको भी समझ नहीं है कि ऑन द टेबल क्या मेज के ऊपर, क्या मेज के ऊपर, या अंडर द टेबल क्या मेज के नीचे। तो इसका मतलब है कि जब आपको एक सेंटेंस की समझ नहीं आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। लेकिन जब यही जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे सेंटेंस में जाकर मिलता है तो उसको एक पूरा मतलब देता है। जैसे कि मैं कहती हूँ अ कैट इज अंडर द टेबल, या मैं कह सकती हूँ कि अ बुक इज ऑन द टेबल, कि एक किताब जो है वो मेज के ऊपर है और एक बिल्ली जो है जो मेज के नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेज क्या होता है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड्स यूजुअली विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट।
एक फ्रेज ऐसा होता है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार विद द टेंटेड विंडोज इज माइन। अब द टेंटेड विंडोज का मतलब होता है कि रंगदार जो खिड़कियां होती हैं। अब अगर मैं इसको वैसे लिखती या बुक वालों ने वैसे लिखा होता विद द टेंटेड विंडोज के रंगदार खिड़कियों के साथ, अब इसका तो मुकम्मल मतलब आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही साथ मैंने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया था, कार विद द टेंटेड विंडोज इज माइन, उसका मतलब हमें पूरा पता चल गया वो कार जिसकी खिड़कियां रंगदार हैं वो मेरी है। तो आपने आपसे बेटे आप लोगों ने इससे क्या मतलब लिया कि फ्रेज क्या होता है? ऐसा फ्रेज जो अपना खुद का मीनिंग तो रखता नहीं है, लेकिन जब वो किसी दूसरे सेंटेंस में मिल जाता है तो अपना एक पूरा मतलब जो है वो दे देता है। अब यहाँ पर ही रैन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, he ran at an incredible speed। अब at an incredible speed जो है वो इसका आपको मतलब नहीं पता, लेकिन जैसे ही साथ मैंने सब्जेक्ट और वर्ब, मैंने नहीं बल्कि बुक वालों ने जैसे साथ सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड किया तो आपको जो है वो एक मुकम्मल बेटे पता लग गया कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि ही रैन एट इनक्रेडिबल स्पीड, कि वो गैर मामूली स्पीड या इनक्रेडिबल जिसको बयान नहीं कह सके कि इतनी वो हाई स्पीड के साथ जो है वो भागा। तो यहाँ पर बेटे आपको फ्रेज का मतलब आई होप कि अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। फ्रेज क्या होता है बेटे? फ्रेज एक ऐसा जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक आपको जो है वो मुकम्मल मतलब नहीं देते, लेकिन जब किसी दूसरे सेंटेंस के साथ मिल जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा मतलब वो दे देते हैं। तो आगे बेटे बात जी। तो बेटे अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस, कि हमने जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल और एडवर्बियल फ्रेज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, हमने सीखना है कि बेसिकली ये तीनों क्या होते हैं और यहाँ पर जो है वो इनका मतलब क्या है। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिवल फ्रेजेस। सबसे पहले तो आपको बेटे एडजेक्टिव का पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। बेटे एडजेक्टिव एक ऐसी खासियत, ऐसी खूबी या खामी होती है जो नाउन के बारे में, किसी शख्स, जगह, चीज के बारे में बताती है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। जैसा कि मैंने कहा अली इज अ गुड बॉय, इसमें मैंने क्या बता दिया? अली की एक क्वालिटी बता दी, और मैंने कहा कि अली इज नॉट अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसमें मैंने इसकी खामी बता दी। तो इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव जिसमें हम किसी खूबी या खामी को बयान करते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बेटे एडजेक्टिवल फ्रेज है, मीन्स के एडजेक्टिवल फ्रेज जो है इसमें ये ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनका अपना तो मतलब नहीं होता, लेकिन जब वो किसी दूसरे सेंटेंस में जाकर मिलती हैं तो वो एक पूरा मतलब बना देती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं a group of two or more words that does the work of an adjective, कि एक या एक से ज्यादा अल्फाजों का जो ग्रुप होता है जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। दैट इज इट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि एक नाउन और प्रोनाउन को बयान करता है। दे ऑफन आंसर क्वेश्चंस लाइक, ये क्या होते हैं कि ये जवाबों के सवाल होते हैं या सवालों के जवाब होते हैं। लाइक व्हाट काइंड, किस किस्म का, व्हिच वन, कौन सा, और हाउ मेनी, कितना। तो ये बेटे तीन तरह के सवाल जो हम एडजेक्टिवल फ्रेजेस में पूछते हैं। कौन कौन से? व्हाट काइंड, किस किस्म का, व्हिच वन, कौन सा, और हाउ मेनी, कितने या कैसा। तो यहाँ पर एग्जांपल में कहते हैं द हाउस विद द रेड डोर इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ, ये कहते हैं द हाउस इज माइन। अब पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस, कि किस किस्म का घर। तो यहाँ पर इसका आंसर एडजेक्टिवल फ्रेज ने दिया है विद द रेड डोर, जिसका दरवाजा लाल है वो घर मेरा है। आई होप बेटे आपको एडजेक्टिवल फ्रेज की तो समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, वो कैसा है। आगे बेटे नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं प्रोपोजिशनल फ्रेज की। प्रोपोजिशनल फ्रेज consist of a proposition and the words which follow it at a complement. The complement can be, अब बेटे propositional phrase वो होती है जो कि noun और pronoun के relation को बताती है in, on, at, behind, under के words के साथ। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दी, the book is on the table, कि मैंने कहा कि बुक कहाँ पड़ी है, तो आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, के बुक जो। तो बेटे अब जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोपोजिशनल फ्रेज की, तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने तीन कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं, प्रोपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, प्रोपोजिशन ऑन नाउन फ्रेज द चेयर, प्रोपोजिशन प्लस प्रोनाउन, प्रोपोजिशन विद प्रोनाउन हिम, प्रोपोजिशन प्लस एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, प्रोपोजिशन अंटिल, एडवर्ब हमारे पास क्वाइट रिसेंटली। यहाँ पर बेटे बात करते हैं हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, टू और मोर वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। कहते हैं कि
एक या एक से ज्यादा अल्फाजों का मजमुआ जो कि एक एडवर्ब के तौर पर बयान करता है, और एडवर्ब जो है वो हमेशा किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने ही एडवर्ब को जो है वो एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है बेटे वो नाउन या प्रोनाउन को बयान करता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, और प्रोपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बयान करता है, और एडवर्बियल फ्रेज जो है वो किसको बयान करता है, वो वर्ब को बताता है कि बेसिकली जो हमारा काम है ना वो किस तरह का है। और इसमें हम किन के सवालों को जवाब देते हैं, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, टू व्हाट एक्सटेंट, या किस मौजूदगी में या किस तरह से। आई थिंक आपको बेटे एडवर्ब की, प्रपोजिशन की और एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हम क्यों इनको इस्तेमाल करते हैं और क्या इनका जो है वो मतलब है। लाइक एग्जाम्पल में कहते हैं ही स्पीक्स इन अ लो वॉइस, तो यहाँ पर इट डिस्क्राइब, वो बताते ही स्पीक्स, वो बोलता है, हाउ ही स्पीक्स, वो कैसा बोलता है, इन अ लो वॉइस, बहुत ही नीची आवाज में। आई होप कि बेटे आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर वो बात करते हैं, वो कहते हैं रीड द फॉलोइंग passage carefully, identify and underline the adjectival, propositional and adverbial phrase that label each type of phrases। तो यहाँ पर बेटे उन्होंने पैसेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। In the quiet village of Greenfield, a young girl with bright blue eyes lived with a grandmother. Every morning she walked to the nearby forest in search of flowers. Her favorite place to find diseases was under the old oak tree near the stream. Despite the early hour, the girl was always full of energy and enthusiasm। Students, I have labeled the passage with phrases labeled. So, स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर बेटे बात करते हैं इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोपोजिशनल फ्रेजेस है। अ यंग गर्ल विद ब्राइट ब्लू आईज, विद ब्राइट ब्लू आईज हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। लीव्ड विद हर ग्रैंडमदर प्रोपोजिशनल फ्रेज है। एवरी मॉर्निंग शी वॉक्स टू द नियर बाय फॉरेस्ट, टू वॉक टू द नियर बाय, सॉरी टू द नियर बाय फॉरेस्ट। इन सर्च ऑफ फ्लावर्स हमारे पास प्रोपोजिशनल फ्रेज है। हर फेवरेट प्लेस टू फाइंड डेजीज, अब यहाँ पर टू फाइंड डेजीज हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। was under the old oak tree near the stream, propositional phrase। despite the early hour the girl was full of energy and enthusiasm, तो full of energy and enthusiasm हमारे पास क्या है बेटे, एडजेक्टिवल फ्रेज है। आई होप कि बेटे आपको जो है वो जो लेबल किए गए फ्रेजेस है ना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगे, उनकी डेफिनेशन भी बेटे पता लग गई होगी कि बेसिकली इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इन सब का जो है वो मतलब क्या है। लाइक जो एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो एडवर्ब है वो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो प्रोपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। जी तो बेटे अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि एक्सपेंड the following sentences by adding adjectival, propositional and adverbial phrases। For example, she read the book। अब उन्होंने कहा है कि आपको जो लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी फ्रेजेज जो है वो किस सेंटेंस में सूटेबल होगी उनको जो है वो आप फिलअप करें। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ शी रीड द बुक, कि वो किताब पढ़ती है। डिस्क्राइब हाउ और वेयर, कि वो कैसे और कब जो है वो किताब पढ़ती है। इन अ कोजी आर्म चेयर और विद ग्रेट इंटरेस्ट, कि उनके साथ जो किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कोई 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सो जो है वो इनको हम वन बाय वन इनको हम फिलअप करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Played happily in the park near their school। Number 2, he completed the task with great effort before the deadline। Number 3, they went on vacation to the beautiful mountains in northern Pakistan। Number 4, the teacher explained the math problem clearly। The teacher explained the math problem clearly to the student in the classroom। Number 5, they attended the wedding of their cousin in a grand banquet hall। Number 6, the family celebrated Eid joyfully with their relatives at their ancestral home। Number 7, he completed his homework diligently before dinner in his study room। Number 8, the students presented their project confidently in front of entire class। जी तो बेटे अब यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज का जो है एंड हो चुका है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी जो कि हमने कर चुके हैं। आगे हमारी ओरल कम्युनिकेशन है जो कि हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है और ना ही हम इनको करते हैं। सो जी यहाँ पर हमारी जो एक पूरा सॉरी चैप्टर है वी हैव डन
सो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वो हाजिर होंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से करें, और आपको जिस भी टॉपिक की समझ नहीं आई बिला झिझक मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।